हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो वीडियो होने वाला है ये पिछले वीडियो का ही सीक्वेंस है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आज का वीडियो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना मेरा पिछला वीडियो हुआ था और काफी अच्छा फीडबैक मिला है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपको ये वो वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए और ट्यून इन रहिए। लेट्स गो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देती हूँ। उसमें मैंने ये बताया था कि जिस होड़ में यूथ जो है गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपेयर करती है, कोचिंग सेंटर्स में जाती है और इतना ज़्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ मनी पेरेंट्स का खर्च होता है कोचिंग सेंटर्स में। मैंने उस वीडियो में यही बताया था कि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ही कम है। जॉब मार्केट जो है सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा MNCs हैं। अगर हमने MNC जॉब्स को नज़रअंदाज किया तो हम ही घाटे में रहेंगे। और MNC जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हम लोग को डेवलप करने पड़ेंगे, जिसके लिए अभी जो यूथ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रही है, अगर अपना फोकस वहां ना डाल के स्किल डेवलपमेंट में लगा दे तो शायद उनके हाथ में जॉब्स आए। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, मतलब BA BSc BCom वाले जो लोग हैं, वो कैसे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में अपने यूथ का जो टाइम रहता है, मतलब उनकी जवानी के जो साल रहते हैं ऐसे ही वेस्ट होते जाते हैं। वो अपने 30-35 तक आ जाते हैं, उसके बाद डिप्रेशन में भी जाते। इन दी एंड क्या करते हैं, गवर्नमेंट को गाली देते हैं। डिग्री है पर काम नहीं है, डिग्री है बस नाम की मौला, अपने ये किस काम की मौला। तो गवर्नमेंट को दोष देने से अच्छा है कि हम और भी चीज़ों के ऊपर गौर फरमाएं और जानें कि यहाँ पे फॉल्ट हो किसका रहा है। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि यूथ काम नहीं करना चाहती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास काम इसलिए नहीं है क्योंकि हम काम जहाँ खोज रहे हैं वहाँ का जो विंडो है, जो खिड़की है, वो बहुत छोटी है। और भी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम देख सकते हैं, जिनको हम लोग परख सकते हैं और अपने आप को इक्विप बना सकते हैं कि हमें MNCs में भी जॉब मिल पाए। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशन हो रही है वो इंडस्ट्री को चाहिए ही नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सबको जॉब मिल जाए और सब लोग अर्न करने लग जाएं, सबके पास पैसा आने लग जाए, सैलरी मिलने लग जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि हम खर्चे भी करेंगे, डिमांड्स भी बढ़ेंगे। डिमांड्स बढ़ेंगे तो हम इंडिया का GDP भी ऐसे ही तो बढ़ेगा ना। जब इनकम आएगा तभी तो हम खर्च कर पाएंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे लोगों का डिमांड बढ़ेगा वैसे ही इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज खुलेंगी और जॉब क्रिएशन होगा। ये एक साइकिल जैसा है। इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई बड़ी कंपनी या फैक्ट्रीज खुलने लगती है हमारे देश में, स्टेट वाइज मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को, तो क्या होता है कि कंपनी के आने के साथ उसके इर्द गिर्द का जो माहौल रहता है, जो उसका एनवायरनमेंट रहता है, वो भी डेवलप होता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हुंडई है, और हुंडई कोई गवर्नमेंट सेक्टर का तो चीज़ नहीं है, वो एक प्राइवेट ब्रांड है। मान लीजिए हुंडई जैसा एक फेमस ब्रांड एक छोटे से टाउन में अपना फैक्ट्री खोलता है, तो इर्द गिर्द का जो माहौल रहेगा, मान लीजिए वो एक गांव जैसा एरिया है, तो क्या होगा, वहाँ पे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे, वहाँ अब उनको सैलरी मिलेगी तो कहाँ जाएंगे, दुकान तो दूर दूर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये है कि दुकान भी इर्द गिर्द ही खुल जाए और ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा उस एरिया का। जब रेलवे एस्टैब्लिशमेंट किसी शहर में खोलता है तो उसके इर्द गिर्द उसके क्वार्टर्स हो जाते हैं, रेलवे हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, रेलवे स्कूल्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे एक एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट होता है उसके आसपास के एरिया अपने आप डेवलप होने लगते हैं। पर इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब अभी तक हमने गवर्नमेंट सेक्टर्स में देखा था। अब अगर ये सेम चीज़ प्राइवेट सेक्टर्स में भी हो तो मज़ा आ जाए, तो इससे देश का बहुत ज़्यादा तरक्की होगा। आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इंडिया FDI तो ले आई है, लेकिन FDI को अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल है। अब अगर स्टेट कुछ मामलों में अगर यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दे, अच्छी खासी लैंड दे, सस्ते दाम में लैंड मिल जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, उसके लिए उसे इंसेंटिव्स दिए जाए ताकि वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होके उस स्टेट पे आए। और साथ ही साथ रोड्स का भी अच्छे से इंतजाम हो सके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट को ये जो इनफ्लो आ रहा है FDIs का, इसको एनकरेज करना चाहिए, पर ऐसा हर एक स्टेट नहीं करती। इसीलिए इंडिया के कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है और कुछ स्टेट पिछड़ते जा रहे हैं। देखिए, स्टेट क्या करता है, अपना पल्ला झाड़ देता है और वो वेट करता रहता है कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स दे और कहाँ से जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश लोकल इंडस्ट्रीज है वहाँ से उनको पैसा मिले। पर ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। अभी का जो वक्त है यहाँ पे FDI का हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड हो सकता है।
इस पैंडमिक के टाइम में भी इंडिया का जो इंडेक्स है एफडीआई के मामले में बहुत आगे है और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस हर एक स्टेट को समझना चाहिए। देखिए, जैसे आप सुनते हैं नोएडा के बारे में, नोएडा ने भी इसी मौके का फ़ायदा उठाया और आज का जो नोएडा है 10 साल पहले वैसा नहीं था। वैसा ही साउथ के स्टेट्स में भी, अगर आप साउथ के स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ का जो आईटी सेक्टर है बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड है, इसलिए क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी इनकॉर्पोरेट की है एफडीआईज़ को लाने में। इंडिया में हमारे स्किल लेबर्स को यूज़ नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है। डिग्री है पर काम नहीं है, डिग्री है बस नाम की मौलत, अपने ये किस काम की मौलत। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपना रोल अदा किया है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंसेंटिव्स देने में। मैं आपको बता देती हूँ कि इवन हाईवेज भी बनाए गए हैं इन 7 सालों में, जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग्स में। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि रेलवे ने भी वेस्टर्न ईस्टर्न कॉरिडोर्स खोले हैं, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक होता था, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में जो दिक्कतें आती थी, वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। इसलिए आपके घर में जो इतने जल्दी सामान आते हैं अमेजोन से, वो इसी की वजह से हुआ है। स्किल इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो किया ही है, मेक इन इंडिया भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया है इन 7 सालों में। एक और चीज़ आपको बताती हूँ, स्टार्टअप इंडिया में भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे यूथ को एनकरेज किया था कि वो कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएं। एमएसएमई को भी काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। तो मोटा बात यह है कि केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है इंडिया में एफडीआई को स्थायी रूप से रखने के लिए और जो फ्यूचर में एफडीआई आने वाले हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी इंडिया का पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया अभी इंफ्रास्ट्रक्चरली उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। देखिए, एक देश के 3 मेजर सेक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में आता है हमारा एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड हमारा टर्शरी में आता है हमारा सर्विस सेक्टर, हमारा आईटी सेक्टर, जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और जब ये प्रोग्रेस ही कर रहा है, ये सेक्टर इतना फल फूल रहा है, तो जॉब भी यही लाएगा। वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे इंडिया में सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन देश की हालत को देखते हुए आईटी सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। मैं आपको बता देती हूँ, आपने यहाँ पे जो परसेंटेज देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो कि 26% पे था, अगर यही 30% से ज़्यादा में आ जाए तो इंडिया को डेवलप्ड नेशंस में आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहरहाल, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर बूम हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है, वो आईटी सेक्टर है और इस चीज़ का, इस अपॉर्चुनिटी का हमें यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लेकिन आईटी सेक्टर को और भी ज़्यादा अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, रीएनफोर्स करना है, तो इसके लिए कुछ मेजर चेंजेस आने चाहिए हमारे देश में। और ये मेजर चेंजेस आने चाहिए हमारे एजुकेशन सेक्टर पे। हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा मेजर चेंज लाना पड़ेगा। एक कटु सत्य, एक बहुत ही बिटर ट्रूथ ये है कि एजुकेशन कुछ हम पढ़ रहे हैं और इंडस्ट्रीज कुछ और ही हमसे मांग रहे हैं। जो इंडस्ट्री को चाहिए वो एजुकेशन नहीं है, जो एजुकेशन हो रही है वो इंडस्ट्री को चाहिए ही नहीं है। यहाँ डिमांड और सप्लाई का कोई तालमेल नहीं है, इसीलिए एजुकेशन सेक्टर को हमें जॉब ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा, जॉब से रिलेटेड बनाना पड़ेगा। अभी ऐसा हाल है कि हमारे जो बुक्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बुक्स होते हैं एनसीईआरटी, वो तो ऐसे हैं कि 30-40 साल से तो चेंज ही नहीं हुआ है, कुछ ऐसा मेजर ड्रास्टिक चेंज आया ही नहीं है। लेकिन अब ये चेंजेस लाने के लिए हमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। आप कोई भी एनसीईआरटी का बुक ले लो और आप टाटा मैग्रो हिल का कोई बुक उठा लो, सेम क्लास का, क्लास 7 क्लास 8 का ले लो, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। इसीलिए जब तक कोई कंबाइंड एफर्ट ना हो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का, तब तक हमारे एजुकेशन सेक्टर में वो बहुत बड़ा जो चेंज हम लाना चाहते हैं वो ला नहीं पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आईटी सेक्टर तो बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है और आईटी सेक्टर को मेजरली अभी इंजीनियर्स लोग चला रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर 11-12 में जब बच्चे साइंस लेते हैं, तो जहाँ पे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा जोर देते, इतना ज़्यादा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को इतना ज़्यादा जोर देते, अगर वहीं पे हम बच्चों को कंप्यूटर लैंग्वेज, एआई, मशीन लर्निंग, इसको भी हम इंकॉर्पोरेट करें उनके सिलेबस में, तो शायद ऐसा होगा कि 11-12 जब वो पास करेंगे तो उनके हाथ में एमएनसी
के लिए जॉब अप्लाई करने जब वो जाएंगे तब वो अप्लाई कर भी पाएंगे। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा लोड जो सिलेबस में पहले से था उसको हटा के एडिशनल सब्जेक्ट्स रखा जाए, ताकि बच्चे जब 12th के बाद जाएं तब वो MNC जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाए। हाँ, ऑफ कोर्स अगर वो चाहते हैं NIT IIT जो भी उनका सपना है वो परस्यू कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री विल, वो जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अपने आप को इतना क्वालिफाइड रखें कि उनको 12th के बाद एक जॉब मिल जाए। जैसे हम लोग क्लास 10 के बाद स्ट्रीम्स चूज करते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वैसे ही हम लोग को एक और स्ट्रीम होना चाहिए, वैसे ही बच्चों के लिए एक और ऑप्शन होना चाहिए, एक और स्ट्रीम होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और IT का। जिसको भी जॉब चाहिए CS IT में जा सकता है, वहाँ पे अपने आप को एनरोल कर सकता है। जिसको साइंस में जाना है, NIT करना है, जो करना है वो ज़रूर करे। जिसको आर्ट्स में जाना है वो भी जा सकते हैं, जो कॉमर्स में जाना है वो भी जा सकते हैं। पर एक बच्चों को ऑप्शन दिया जाए, अगर वो 12th के बाद जॉब चाहते हैं, मतलब गारंटी जॉब चाहते हैं, तो वो स्ट्रीम को जरूर मुहैया करा सकते हैं। और CS और IT वाले स्ट्रीम को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि यही से हमारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग दे पाए बच्चों को। मतलब ऑन हैंड ट्रेनिंग भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी। देखिए, पढ़ाई तो बच्चे करते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेन फैकल्टीज़ की भी नीड है, फैसिलिटीज़ की भी नीड है। जाहिर है इन सब का मतलब एक ही चीज़ होता है कि हमारी गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, हमारे एजुकेशन सेक्टर में और भी ज़्यादा एजुकेशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तो ही हमारा देश आने वाले टाइम से, मतलब आने वाले 10 से 15 साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगा। तो ये जो चेंजेस मैं लाने के लिए बोल रही हूँ, इसका जो आफ्टर मैथ है, मतलब इसका जो फल है वो हमको कुछ सालों बाद मिलेगा, इंस्टेंटली नहीं मिलने वाला। ये कोई मैगी नूडल्स नहीं है, इंस्टेंटली नहीं मिलेगा, इसको होने में टाइम लगता है। इसलिए हमें ये फोकस नहीं करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को IIT NIT नीट के चक्करों में बिल्कुल मतलब घोड़े बना दें, उसी रेस में डाल दें, क्योंकि इसमें बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर तो बनता ही है, पेरेंट्स के ऊपर भी बनता है। और मज़े की बात ये है कि ये जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, जो IIT NIT नीट के बारे में प्रिपेयर करते रहते हैं, उनमें से सिर्फ 5% स्टूडेंट्स का लगता है, और बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोचिंग सेंटर्स के चक्कर लगाते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स का पैसा ही वेस्ट होता है। देखिए, पेरेंट्स का पैसा तो वापस आ भी जाएगा, वो कमा लेंगे, पैसा आ जाएगा, लेकिन जो वक्त ज़ाया होता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। तो ये जो वीडियो था आप लोग को डिस्करेज करने के लिए नहीं था, ये वीडियो इससे है कि आप अपने सपनों को फॉलो ज़रूर करें, लेकिन आपके सपनों को फॉलो करने के लिए आप थोड़े से रियलिस्टिक भी रहें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, मैं इसे ज़रूर जानना चाहूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिकल रहिए और अपने ड्रीम्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन अपने पैर ज़मीन पर ही रखिए और सेफ रहिए।